चलिए तो आज की क्लास में पढ़ना स्टार्ट करते हैं रेबीज के बारे में। रेबीज एक बीमारी है जो किसकी वजह से होती है? कुत्ते के काटने की वजह से मोस्टली। बाकी का यदि गाय, इसके अलावा भैंस है, इसके अलावा जो है बिल्ली वगैरह है वो भी काट लेती है तो उनकी वजह से भी रेबीज हो सकती है। लेकिन उनके अंदर जो वायरस है रेबीज का वो होना चाहिए या फिर वो रेबीज से ग्रसित होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि मोस्ट कॉमनली कुत्ते के काटने से रेबीज होती है, इसलिए हम सबको यही पता है कि केवल और केवल कुत्ते के काटने से रेबीज होती है, तो वो गलत है। यदि ऑप्शन के अंदर आ जाता है कि क्या गाय की वजह से भी रेबीज हो सकती है, क्या भैंस की वजह से भी रेबीज हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, लेकिन इंडिया में मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होती है? डॉग की वजह से। डॉग भी कौन से? जो आवारा घूमते रहते हैं गली वगैरह में, उनकी वजह से मोस्ट कॉमनली रेबिड डॉग जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं हम इस क्लास के अंदर। रेबीज को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रेबीज जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया का मतलब फियर फ्रॉम वाटर। ठीक है, रेबीज इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। इसमें क्या होता है? व्यक्ति किससे डरता है? पानी से डरता है। ठीक है, पानी से डरता है व्यक्ति, फियर फ्रॉम वाटर। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर। ठीक है, पानी से डर लगता है व्यक्ति को बिल्कुल भी। पानी पीता है तो उसके गले में ऐसा लगता है उसको कि कोई मेरा गला दबा रहा है और मतलब पानी को अंदर नहीं जाने दे रहा है। पानी देखता है तो उसको डर लगता है पानी से बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, तो इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। काफ़ी आपने लोकली नॉर्मल भी सुना होगा गाँव के अंदर कि जब कुत्ता काट लेता है तो पानी वगैरह से डर लगता है। ठीक है, कुत्ते पर भी निगरानी रखी जाती है 10 से 15 दिन तक, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो हाइड्रोफोबिया भी रेबीज को कहते हैं। रेबीज इज आल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट बात करें कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है। देखिए, बीमारी को हम पढ़ेंगे, जिस भी बीमारी को पढ़ेंगे सबसे पहले बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके यदि टाइप्स होंगे तो उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस बीमारी का पूरा एकदम साइन सिम्टम वगैरह पढ़ेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, कैसे वो फैलती है, उसके बाद उसका डायग्नोसिस पढ़ेंगे, उसके बाद उसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। इसी सीक्वेंस में हर बीमारी को पढ़ेंगे और ऐसे ही आपको पढ़ना है ताकि आपको सुविधा रहे अच्छे से याद करने में। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम। अभी हम इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि ये किस वजह से होती है, क्या होती है। ठीक है, तो कॉजेटिव एजेंट इसका है रैप्डोवायरस। ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है, द कॉजेटिव एजेंट इज रैप्डोवायरस। रैप्डोवायरस होता है जो कि इस रेबीज बीमारी है उसको फैलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या है? एक वायरस है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि रेबीज इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, तो आंसर क्या जाएगा? वायरस जाएगा। ठीक है, ये किस फैमिली से आता है? तो लीजा फैमिलीज के आता है ये। ठीक है, इनकी मतलब फैमिली से मतलब क्या है कि जो वायरस बैक्टीरिया हैं उनको भी तो कैटेगरी में बांटा गया है। जब हम किसी भी मान लीजिए कि जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया गया था उनके अध्ययन करने के लिए, ताकि एक जीव जंतु जो कि मतलब मान लीजिए 10 जीव जंतु हैं जो एक ही जैसे समान लक्षण रखते हैं, एक ही जैसी उनकी प्रकृति है, उनकी एक ही जैसी बनावट है, तो उनको एक कैटेगरी में रख दिया गया। यदि उसमें से एक जीव को हम पकड़ के उसका अध्ययन कर लेंगे तो उन 10 जीवों का अध्ययन हो जाएगा। इसीलिए इनका वर्गीकरण किया गया अध्ययन की दृष्टि से, और इनकी अलग अलग फैमिली, इनकी कैटेगरी जो कि आपने जो बायोलॉजी पढ़ी है उसके अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, जाति, कुल, वंश, गण, उनके आधार पर इनको बांटा गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसकी फैमिली है जिससे बिलोंग करता है, वो कौन सी है? लीजा फैमिली से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो लीजा फैमिली से बिलोंग करता है कौन सा वायरस है? रैप्डोवायरस, जिसकी वजह से क्या होता है? रेबीज होता है। तो पॉजिटिव एजेंट कौन है? रैप्डोवायरस। ओके, इट इज ए बुलेट शेप्ड न्यूरोट्रॉपिक आरएनए वायरस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन? इट इज ए बुलेट शेप्ड। ठीक है, बुलेट की आकृति कैसी होती है? गोली की इस प्रकार की कुछ आकृति होती है। ठीक है, तो इस शेप में ये होता है, बुलेट शेप में, गोली के जैसी इसकी आकृति होती है। तो इट इज ए बुलेट शेप न्यूरोट्रॉपिक आरएनए वायरस। ठीक है, किस प्रकार का वायरस है? न्यूरोट्रॉपिक आरएनए वायरस। ओके, विच इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय रैबिड डॉग, जो कि मोस्ट कॉमनली किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? ठीक है, मोस्ट कॉमनली किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? रैबिड डॉग।
रैबिड डॉग का मतलब है जो आवारा कुत्ते होते हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ ए डिजीज विथ 100 CFR। ये इम्पोर्टेंट बात है, इट इज़ ए डिजीज। इम्पोर्टेंट तो सारी बात है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है आपको, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आई है वो ये है कि ये इसका जो 100% CFR है, ठीक है, केस फैटिलिटी रेट इसे बोलते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को यदि रेबीज हो जाती है तो उसकी मृत्यु तय है, मरेगा ही मरेगा वो 110%। तो इसीलिए इसका केस फैटिलिटी रेट क्या हो गया, 100%। तो क्या करना है, प्रिवेंशन करना है, बच के रहना है जितना हो सके जितना। यदि कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह काट लेता है तो तुरंत जाकर क्या करना है, जाकर रेबीज का टीका या वैक्सीन लगवाना है, ठीक है। हॉस्पिटल्स के अंदर लगता है आराम से, आप सभी ने सुना होगा। और वैक्सीन लगाने के बाद में उसके बाद में जो उसका ट्रीटमेंट है रेगुलर वो लेना है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वायरस, जो कि इनके जो वायरस है इसके भी 2 प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक है स्ट्रीट वायरस, एक है फिक्स्ड वायरस, ठीक है। स्ट्रीट वायरस के बारे में पढ़ते हैं, फिर फिक्स्ड वायरस के बारे में पढ़ते हैं। तो स्ट्रीट वायरस क्या है, ये हाईली पैथोजेनिक होता है। हाईली पैथोजेनिक का मतलब है कि डिजीज फैलाने का काम यही करता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर पैथोजेनेसिटी होती है, मतलब किसी भी रोग को फैलाने की क्षमता। ओके, तो हाईली पैथोजेनिक होता है स्ट्रीट वायरस, और इसी के द्वारा क्या किया जाता है, रेबीज फैलाया जाता है, इट कॉजेज रेबीज, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये सभी मैमल्स में जो है ना रेबीज फैलाने का काम यही करता है, स्ट्रीट वायरस ही। आगे नेग्री बॉडीज आर फॉर्म। नेग्री बॉडीज होती है जो कि हमारे न्यूरॉन्स के अंदर बन जाती हैं, बिल्कुल। इओसिनोफिल जो होती है, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होती है इओसिनोफिल, उसके जैसे ही कैरेक्टर इसके अंदर होते हैं, और जाकर ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करना शुरू करती है। तो नेग्री बॉडीज बनती है स्ट्रीट वायरस की वजह से, ठीक है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 3 महीने तक। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है तो इसको समझते हैं। देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब कोई बीमारी या किसी भी बीमारी का बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, और एंटर होने के बाद में जब वो उस बीमारी के साइन सिम्टम या उस बीमारी के लक्षणों को दिखाने लग जाता है, तब जब बैक्टीरिया वायरस घुसा है तब से लेकर जब वो पहला लक्षण दिखाता है, उस ड्यूरेशन को, उस समय को, उस बीच के समय को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, समझ में आया सबको। कोई भी बैक्टीरिया वायरस या किसी भी बीमारी को फैलाने वाला कोई भी बैक्टीरिया वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, जिससे भी बीमारी फैलेगी, उसके शरीर में घुसने से लेकर बीमारी का पहला लक्षण दिखने तक का जो समय होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ओके, तो इस बीमारी का या स्ट्रीट वायरस है, इसकी वजह से जो रेबीज कोज्ड होता है, वो जो रेबीज की बीमारी होती है उसका पहला सिम्टम्स कम से कम कितने समय में आता है, 7 दिन में, और मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, 3 महीने। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना हो गया है, 7 दिन से 3 महीने तक। 7 दिन से 3 महीने का समय लेता है ये अपने लक्षण दिखाने में। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड वायरस के बारे में। तो फिक्स्ड वायरस जो है स्ट्रीट वायरस से लेस पैथोजेनिक होता है, मतलब कम नुकसानदायक होता है स्ट्रीट वायरस से, ठीक है। कम नुकसानदायक, लेस पैथोजेनिक, ठीक है। लेस यानी कम। नॉट फॉर्म्ड, क्या नॉट फॉर्म करता है ये जो नेग्री बॉडीज बना रहा है स्ट्रीट वायरस, वो नेग्री बॉडीज फिक्स्ड वायरस के द्वारा नहीं बनाई जाती है, ठीक है। तो इसको किस काम में लिया जाएगा, इसको काम में लिया जाता है वैक्सीन फॉर्मेशन के। जो रेबीज की वैक्सीन बनाई जाती है बिल्कुल सेम, दोनों के दोनों सेम है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रीट वायरस है उसकी तुलना में जो फिक्स्ड वायरस है रेबीज का, वो कम पैथोजेनिक होता है, और वो किसी भी प्रकार की नेग्री बॉडीज नहीं बनाता है, जिसकी वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर डैमेज नहीं होते हैं, उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ नहीं होती हैं, और बीमारी कॉज नहीं हो पाती है ज़्यादा, मतलब सीरियस, ठीक है। सीरियस बीमारी इसी की वजह से होती है, नेग्री बॉडीज की वजह से। ये जाकर जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो है एबनॉर्मलिटी क्रिएट करते हैं, और इसकी वजह से जो है व्यक्ति को अलग अलग परेशानी होती है। ओके, आगे बात करते हैं। अब क्योंकि ये लेस पैथोजेनिक है, नेग्री बॉडीज नहीं बनाता है, तो इसका क्या काम में लिया गया, इसको वैक्सीनेशन, रेबीज का जो वैक्सीनेशन बनता है उसको बनाने के काम में इसको लिया गया, फिक्स्ड वायरस को। ओके, तो ये याद रखना है, रेबीज वैक्सीनेशन में कौन सा जो वायरस है वो यूज किया जाता है, फिक्स्ड वायरस।
ठीक है। आगे बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 से 6 दिन। 4 से 6 दिन के अंदर ही इसके जो है लक्षण वगैरह दिखने लग जाते हैं। ज़्यादा फैटल ये नहीं है, ठीक है। कितना है? 4 से 6 दिन। आगे बात करते हैं हम इसी के आगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके पढ़ने वाले हैं अब हम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे ये जो है बीमारी एक व्यक्ति के अंदर ट्रांसमिट होती है, ठीक है। सबसे पहला लिखा हुआ है डॉग बाइट, ठीक है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो मोस्ट कॉमनली आपने लोगों से सुना होगा कि कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि केवल कुत्ते के काटने से रेबीज नहीं होता है, और भी जो है जीव हैं जिनकी वजह से रेबीज हो सकता है। अब वो कौन से जीव हैं? वो काऊ है, गाय, कैट, बिल्ली, ठीक है। कैट, बिल्ली, मंकी यानी बंदर, काऊ, गाय, ये बैट्स है, इसको बोलते हैं चमगादड़ हिंदी में, ठीक है। बफेलो सबको पता है, भैंस, हॉर्स यानी घोड़े। तो इनकी वजह से भी जो है रेबीज हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं घोड़े, गाय, बिल्ली, तो ये भी एक कारण है रेबीज को फैलाने के, ट्रांसमिट करने के, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, स्पेशली कॉर्नियल, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी जो है रेबीज ट्रांसमिट हो सकता है, फैल सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब एक व्यक्ति के ऑर्गन दूसरे व्यक्ति को ट्रांसप्लांट करना, ठीक है। तो बेसिकली मेनली किसकी वजह से होता है? कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। जो आँख के ऊपर कॉर्निया होती है, इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो इसकी वजह से भी रेबीज जो है वो फैल सकता है। आगे बात करते हैं पर्सन टू पर्सन इज पॉसिबल, ठीक है। ये दोनों के बारे में बात कर ली। आगे पर्सन टू पर्सन इज पॉसिबल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। जिस व्यक्ति को रेबीज हो गया है वो दूसरे व्यक्ति में भी फैला सकता है, ठीक है। लेकिन ये रेयर है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, रेयरली, बहुत मतलब ये मान लीजिए बहुत कम चांसेज है इसके, 1% मान लीजिए, 1% से भी कम व्यक्ति से व्यक्ति में फैल सकता है। क्वेश्चन अगर आ गया कि बताइए कि जो रेबीज है वो क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा यस, बिल्कुल फैल सकता है। उसके लिए हम मना नहीं कर सकते। अब रियरली उसके चांसेज बहुत कम है, ना के बराबर हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए इसमें से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो एक्सेप्शन है वहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ओके। आगे बात करते हैं लाइक्स यानी होता है चाटना, ठीक है। लाइक्स ऑन नॉन इंटैक्ट स्किन या म्यूकोसा, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है नॉन इंटैक्ट स्किन, ठीक है। इंटैक्ट मतलब जो स्किन की इंटेग्रिटी है वो क्या हो गई है? टूट चुकी है, ठीक है। जिसकी इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं है। अच्छा, हमारी स्किन जो हमारे शरीर की एक कवच है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, यदि वो कहीं से टूट फूट जाएगी तो किसी भी बैक्टीरिया वायरस के हमारे शरीर में घुसने की जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। आराम से वो जाकर शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह आराम से घुस जाएगा, और किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत वो हमारी बॉडी के अंदर कर पाएगा। तो यदि हमारी स्किन इंटैक्ट हो गई है, कहीं से टूट फूट गई है, कैसी सिचुएशन में इंटैक्ट हो सकती है? कोई हमें इंजरी हो गई है, किसी भी प्रकार की कोई चोट लग गई है, कहीं से कट गया है, तब ये सिचुएशंस के अंदर हमारी स्किन है वो डैमेज हो गई है, और जो हमारी इंटेग्रिटी है, जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो गई है, वो टूट गई है। तो यदि उस जगह पर कोई ऐसा जीव जो हमने ऊपर बात की है, या तो कुत्ता है या फिर और भी कोई जीव है जिसकी लार के अंदर बैक्टीरिया वायरस इसका रेबीज का अवेलेबल है, यदि वो हमें चाट लेता है, ठीक है, जिसकी लार में म्यूकोसा के अंदर यदि वायरस अवेलेबल है, वो हमारी उस जगह पर काट लेता है जहाँ से हमारी जो स्किन है वो डैमेज है, कट हमको लग गया है, कहीं पे चोट लग गई है, और उस जगह पे यदि वो जो है ना चाट लेती है, तो चांसेज हैं कि उस सिचुएशन में भी रेबीज हो सकता है, ओके। अब ये एक कॉमन चीज़ है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति है, गाय को या जो भी भैंस वगैरह हैं, जो भी जानवर हैं, उनको चारा वगैरह खिलाता है, तो जीव जंतु चाटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल प्रक्रिया है ये प्यार करने की। लेकिन यदि उस पशु को रेबीज वगैरह का इन्फेक्शन है, उसके जो
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसका पूरा जो आहार नाल है उसमें यदि वो वायरस अवेलेबल है, और वायरस कहाँ पर आ गया है, म्यूकस के अंदर, ठीक है। कहाँ पर रहता है ये, जो लार होती है उसके अंदर। तो लार के अंदर यदि वो है और उसने हमको चाट लिया है हाथ में, तो क्या होगा, कॉज कर सकता है। लेकिन क्योंकि इसके साइन सिम्टम्स इतने जल्दी दिखते नहीं हैं, अर्ली स्टेज में हम इनके साइन सिम्टम्स को नहीं पकड़ पाते हैं और इसकी जांच भी नहीं हो पाती है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा सावधानी रखने वाला क्षेत्र है, ठीक है, कि जीव जंतु को वहाँ पर ना चाटने दे जहाँ पर हमारे चोट वगैरह लगी हुई है, कोई घाव वगैरह हो रखा है, कोई परेशानी वगैरह हो रखी है, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसको दिक्कत है या नहीं है, और आपको इस इग्नोरेंस की वजह से दिक्कत हो सकती है, तो वो ध्यान रखना है। चाटने से भी, जीव जंतुओं के चाटने से भी क्या हो सकता है, रेबीज हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, रेट बाइट्स एंड ह्यूमन बाइट्स डर नॉट कॉज रेबीज। ये कंप्लीट हो गए 4 मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिनसे जो बीमारी है वो फैल सकती है। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है रेट बाइट्स। रेट यानी होता है चूहा, बाइट्स यानी काटना। तो चूहे के काटने से और ह्यूमन बाइट्स मतलब मनुष्य के काटने से, इन दोनों ही प्रकार से कभी भी रेबीज नहीं फैलती है, ठीक है। इंसानों के काटने से और चूहों के काटने से रेबीज नहीं फैलती है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा अपवाद रहता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, चूहे और आदमी के काटने से रेबीज नहीं फैलती है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, रेबीज इज ए डेड एंड इन्फेक्शन। जो मैंने बताया था CFR केस फर्टिलिटी रेट इसका कितना होता है, 100%। तो मतलब ये डेड एंड इन्फेक्शन है। डेड एंड का मतलब कि अंत में जाकर व्यक्ति की मृत्यु होनी है, 110% संभव है, ठीक है। ये मतलब इसको मिटाया नहीं जा सकता, 110% ये पॉसिबल है और ये होना है। तो क्या कहेंगे इस बीमारी को, डेड एंड इन्फेक्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन USA रेबीज इज कॉज्ड बाय बैट्स, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ पर 95% जो रेबीज के केसेज आते हैं उनमें कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज होता है, लेकिन USA के अंदर जो चमगादड़ होते हैं, जो बैट्स होते हैं, उनके काटने की वजह से कॉमनली जो रेबीज है वो होता है, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशंस के अंदर अलग अलग जीवों के काटने से रेबीज हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर लिखे गए इतने सारे जीव कि इनके काटने की वजह से भी रेबीज हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस के अंदर आदि आता है इनमें से किसी का नाम, तो आपको ये दिमाग के अंदर डाल लेना है कि रेबीज इनकी वजह से भी होता है, ओके। ये नहीं सोचना है कि केवल कुत्ते के काटने से ही रेबीज होता है, और भी जो जीवों के नाम लिखे हुए हैं, गाय, बिल्ली, भैंस, इन सब के काटने से रेबीज हो सकता है, ठीक है। अब इसी रो में आगे बात करते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, साइन सिम्टम्स। तो इसके अंदर क्या साइन सिम्टम्स होते हैं व्यक्ति के अंदर, तो वो जान लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले सिम्टम ऑफ पेशेंट एज फियर और अनयूजुअल सेंसेशन एंड बुंड्स आउट साइट, ठीक है। सबसे पहले उसको फीवर आता है, ठीक है, सबसे पहले फीवर आता है, और उसके बाद में अनयूजुअल सेंसेशन मतलब कि जिनको वो रेगुलरली, मतलब जो है जैसे कोई सेंसेशन हमारी बॉडी में रेगुलर होता है, जैसे कि हम दूध के हाथ लगा देते हैं तो तुरंत हार्ट हट जाता है, तो ऐसे कुछ जो अनयूजुअल, जो कि उसके लिए जिसकी आदत नहीं है, वो वाले जो सेंसेशन है उसकी बॉडी में होते हैं। अच्छा, एग्जांपल के लिए बात करते हैं, जैसे टिंगलिंग, प्रिकिंग लाइक सेंसेशन। टिंगलिंग मतलब गुदगुदी वगैरह होती है, वहाँ पर खुजली चलती है। प्रिकिंग मतलब जैसे ऐसे लगता है जैसे कोई कुछ चुबा रहा है, ठीक है। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं, जैसे कि जलन कहीं पे होने लग जाती है, मतलब हाथ पे यदि कुछ जल जाता है कहीं हाथ, तो जैसा वहाँ पे लगता है, कुछ ऐसा लगता है जैसे चींटी चल रही हैं, ठीक है, जलने के बाद में। तो इस प्रकार के बर्निंग सेंसेशन भी वहाँ पे होते हैं। तो अनयूजुअल सेंसेशन उसको देखने को मिलते हैं जिस जगह पे कुत्ते ने काट लिया है, जो बुंड जहाँ पर हो गया, घाव जहाँ पर बन गया है, ठीक है। सबसे पहले फीवर आता है, उसके बाद में कुछ अनयूजुअल सेंसेशन उसको फील होते हैं बुंड पर, जो घाव है जहाँ पर, ठीक है। अनयूजुअल सेंसेशन में मैंने बताया टिंगलिंग, प्रिकिंग, बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। ये सारे सेंसेशन किस प्रकार के हैं, अनयूजुअल सेंसेशन हैं, जिनकी कि उसको एक अलग सा वो फीलिंग्स आती है उसकी। कभी कभी उसको बर्निंग सेंसेशन वहाँ पर होते हैं, कभी कभी वहाँ पर खुजली चलती है, कभी उसको ऐसा लगता है कि कैसे कोई पिन वगैरह कुछ चुबा रहा है। अनयूजुअल सेंसेशंस होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि जो सिम्टम्स हैं रेबीज के, उनको 2 टाइप्स में यहाँ पर बांट रहे हैं हम, ठीक है। एक फ्यूरियस रेबीज है, एक पैरालाइटिक रेबीज है। ऑन द बेसिस ऑफ
सिम्टम्स, ठीक है। सिम्टम्स के आधार पर दो प्रकार की रेबीज बना दी गई है यहाँ पे। एक है कौन सी वाली, एक है फ्यूरियस और एक है पैरालाइटिक रेबीज। तो 70 to 80% जो है जो सिम्टम्स होते हैं वो फ्यूरियस रेबीज के जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद में बाकी के बचे हुए कितने 20%, ठीक है, 20 से 30% इस प्रकार के होते हैं पैरालाइटिक रेबीज। तो बात करते हैं हम फ्यूरियस रेबीज के अंदर कि सबसे पहले तो वॉयलेंट बिहेवियर होता है इसके पेशेंट का। वॉयलेंट बिहेवियर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा वाला जो बिहेवियर होता है, जिसे अग्रेसिवनेस बोल सकते हैं। बहुत मतलब छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाना, किसी भी बात को बहुत मतलब गुस्से में बोलना, बहुत तेज़ी से बोलना, वो अग्रेसिवनेस, ठीक है। और वॉयलेंट उसकी बातों में, उसके जो बात करने का तरीका है उसके अंदर हो जाता है। बहुत मतलब ज़्यादा एकदम चिल्ला के और गुस्से में ऐसे उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बात करें अनकंट्रोल एक्साइटमेंट। छोटी सी भी बात हो कुछ भी उस पर अनकंट्रोल एक्साइटमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम खुश हो जाता है, ठीक है। एक्साइटमेंट उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाइड्रोफोबिया बताया था, हाइड्रोफोबिया के बारे में, पानी से उसको डर लगता है, ठीक है। पानी से डर लगता है, पानी पीता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई गला मतलब पानी अंदर जा नहीं रहा है और ये मतलब गले में मसल्स स्पाज्म हो जाता है, मसल्स ऐसे लगता है जैसे अकड़ रही हैं, रुक गया है सब कुछ, ऐसी फीलिंग्स उसको आती है, तो उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिया उसके अंदर हो जाता है। मसल्स स्पाज्म उसके अंदर हो जाता है। मसल्स स्पाज्म का मतलब होता है कि जो मसल्स हैं वो जकड़ गई है, ठीक है, एकदम से, जैसे कोई हाथ अकड़ जाता है एकदम से रुक जाता है। हम कोशिश करते हैं उसको ठीक करने की कि चले चले, लेकिन नहीं चल पाता है, तो वो वाला सिस्टम होता है। वो किस वजह से, जब वो पानी वगैरह पीता है या पानी वगैरह देखता है आसपास, ठीक है, तो उसको उससे डर लगता है, उससे ऐसी फीलिंग आती है उसको कि ये मतलब मुझे मारना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फियर ऑफ डेथ। वही डर उसको लगने लग जाता है, मौत का उसको डर लगता है, ठीक है, बार बार में। एरोफीबिया उसको हो जाता है। द कॉज ऑफ डेथ इज कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम फ्यूरियस रेबीज जो है उसके अंदर किसकी वजह से डेथ होती है। तो जो कॉमनली जो देखा गया है तो इसके अंदर डेथ होती है कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से, ठीक है। सांस वगैरह लेने की जो बंद हो जाती है उसकी, और जिसकी वजह से उसका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, रेस्पिरेशन रुक जाने की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं पैरालाइटिक रेबीज। ये 20 से 30% इस प्रकार के पेशेंट होते हैं जिनके अंदर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पेशेंट हैज मसल्स पैरालिसिस नियर वुंड देन पैरालिसिस असेंट। इसमें लिखा हुआ है कि पेशेंट हैज मसल्स पैरालिसिस। मसल्स पैरालिसिस का मतलब क्या होता है, पैरालिसिस समझ लीजिए सबसे पहले। पैरालिसिस यानी होता है किसी भी अंग का काम करना बंद कर देना, बिल्कुल मतलब उसके अंदर मूवमेंट्स नहीं होते हैं, उसके जो सेंसेशन है, जो संवेदनाएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। काम तो करना बंद नहीं करता है लेकिन उसकी एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई हाथ है उसके अंदर यदि पैरालिसिस हो जाता है तो आप जो भी सेंसेशन आप कोशिश करोगे उसको उठाने की, वो नहीं उठेगा, एक ही जगह पर रहेगा बिल्कुल। आपने देखे होंगे बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे लोग लकवा वाले, ठीक है। तो वही सिचुएशन होती है मसल्स पैरालिसिस में। मसल्स बिल्कुल एक्टिविटी बंद कर देती हैं, बिल्कुल सेंसेशन उसके बंद हो जाते हैं। सबसे पहले कहाँ पर होते हैं, सबसे पहले होते हैं जो वुंड है, जहाँ पर घाव है, जहाँ पर काटा गया है, उसके आसपास की जो मसल्स होती है उनके अंदर होते हैं, और उसके बाद में असेंट्स होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पैरालिसिस होता है इसके अंदर, पैरालाइटिक रेबीज इसीलिए बोला गया है। अब आगे बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज एट लास्ट कोमा इज देयर। रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी मतलब किसी भी प्रकार की एक्टिविटी वगैरह में पार्टिसिपेट्स वगैरह नहीं करता, कोई भी एक्टिविटी बॉडी के अंदर वो नहीं करता है, मतलब हाथ वगैरह हिलाना, चलना फिरना, मुंह वगैरह हिलाना करना, एक्टिविटी बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, बंद जाती है, एकदम बंद हो जाती हैं। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो कोमा में चला जाता है, ठीक है। और ऐसे जो है व्यक्तियों की डेथ का कारण होता है मल्टी ऑर्गन फेलियर, क्योंकि वो एक्टिविटी ही नहीं कर रहा है तो उसके जो ऑर्गन्स वगैरह हैं उनके लिए जो मेटाबॉलिज्म वगैरह चाहिए वो मेटाबॉलिज्म वगैरह नहीं होता है, और सेलुलर डेथ उनके अंदर होने लग जाती है, जिससे कि जो ऑर्गन्स है वो फेल हो जाते हैं। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर इस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगा, जिसमें इस प्रकार के साइन सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं पैरालाइटिक रेबीज टाइप के, ठीक है। तो ये हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, बेसिकली इनको बोलते क्या है, साइन सिम्टम्स, ठीक है।
देखने को मिले। सबसे पहले फीवर होता है, उसके बाद अनयूजुअल सेंसेशन उसके जो वुंड है, जो घाव है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में 2 प्रकार के हमने अलग अलग जो टाइप्स बताए हैं सिम्टम्स के, अलग अलग साइन सिम्टम्स अलग अलग देखने को मिलते हैं। और सबसे पहला फ्यूरियस रेबीज, उसके बाद पैरालाइटिक रेबीज। फ्यूरियस रेबीज में वॉयलेंट बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर उसका हो जाता है और अनकंट्रोल एक्साइटमेंट उस व्यक्ति को होता है। इसके अलावा हाइड्रोफीबिया, पानी से उसको डर लगता है, ठीक है। डेथ से उसको डर लगता है, उसको डर लगता है मरने से, ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों की मौत होती है कार्डियक रेस्पिरेटरी अरेस्ट के द्वारा। इधर बात करते हैं पैरालाइटिक रेबीज में, तो मसल्स पैरालिसिस होता है। जहाँ पर वुंड है, जहाँ पर घाव बना हुआ है, वहाँ पर सबसे पहले मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। एक प्रकार से उनमें सेंसेशन जाना, संवेदना जाना बंद हो जाता है। उसके बाद में वो और भी जगह पर फैलता जाता है पैरालिसिस। इसके अलावा वो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करता है, सारे ऑर्गन्स वगैरह जो हैं वो एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्टेड कर देता है बिल्कुल। हाथ पांव घुमाना, आँख माँख चलाना, चेहरा वगैरह घुमाना, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ उसके अंदर बंद हो जाती हैं और धीरे धीरे वो लास्ट में कोमा में पहुंच जाता है। और ऐसे व्यक्तियों की मौत होती है मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से, ठीक है। तो इसी रो में आगे बात करते हैं। अब हम इसको नोट कर लीजिए आप। तो ये अब हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में। हमने बीमारी को पढ़ लिया है, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बात कर लिया है, ठीक है। और किस प्रकार के वायरसेज वगैरह होते हैं, किस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं, वो बात कर लिए हैं। अब मैनेजमेंट पे बात करते हैं कि क्या उसका ट्रीटमेंट रहेगा। तो इसके लिए इसको कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड। तीनों कैटेगरी में अलग अलग डिफरेंस है थोड़ा सा, और उस डिफरेंस के आधार पर ही व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। और पहली कैटेगरी में बात करें तो टचिंग एंड फीडिंग द एनिमल और लाइक ऑन इंटैक्ट स्किन। इसमें क्या कह रहा है, पहले कैटेगरी में हम किसी जानवर को कुछ खिला रहे हैं और उसने हमारी जो इंटैक्ट स्किन है, ठीक है, कहीं कोई घाव लगा हुआ है इंटैक्ट स्किन पर, कोई चोट वगैरह लगी हुई है, उस पर उसने जो है चाट लिया है, तो क्या करना है। तो इसके लिए किसी भी प्रकार का प्रोफाइल एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, साबुन वगैरह से आप हाथ धो सकते हैं, ठीक है, साफ़ कर सकते हैं उसको। पहली कैटेगरी ये हो गई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, निबलिंग का मतलब होता है काटना, ठीक है। निबलिंग ऑफ अनकवर्ड स्किन। अनकवर्ड स्किन मतलब स्किन के ऊपर आपने कुछ पहना हुआ है, ठीक है, पैंट पहना हुआ है, टी शर्ट वगैरह या कुछ पहनी हुई है, और इसके ऊपर से किसी जानवर ने, मान लीजिए कुत्ते ने, क्योंकि 95% रेबीज इंडिया में कुत्तों की वजह से ही होता है, तो उसने काट लिया है कपड़े के ऊपर से और स्क्रैच वगैरह कर दिए हैं, स्क्रैच वगैरह कर दिए, कपड़े के ऊपर से काटा है, ठीक है, कपड़े के ऊपर से काटा है पैर वगैरह में, और काटने के बाद में उसने उसमें कुछ स्क्रैच वगैरह हो गए हैं, लेकिन ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई है वहाँ से, ठीक है, ब्लड जो है वो नहीं निकला है, केवल कुछ स्क्रैचेज मतलब कुछ घाव वगैरह हुए हैं। जैसे स्क्रैचेज मतलब कुछ निशान हो जाते हैं ना, चोट वगैरह लग जाती है, हम चलते चलते कहीं गिर जाते हैं तो घुटने पे स्क्रैचेज वगैरह हो जाते हैं थोड़े से, उस टाइप में हो जाते हैं, लेकिन वहाँ से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ब्लड वगैरह किसी भी प्रकार का नहीं निकला है, या फिर कहें कि किसी भी प्रकार का जो डीप वाला जो चोट लगता है वो नहीं लगा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, हमको फर्स्ट एड मैनेजमेंट करना है और ARV देना है। ARV का मतलब है एंटी रेबीज वैक्सीन, ठीक है। ठीक है, ARV उसको दे देंगे जिस व्यक्ति को कि काट लिया है लेकिन कपड़ा पहना हुआ था, इस वजह से वो अंदर तक नहीं काट पाया है, केवल स्क्रैचेज वगैरह कुछ हुए हैं, ब्लीडिंग वगैरह उसको नहीं हुई है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे पूरा। आगे कैटेगरी थर्ड पे बात करते हैं, सिंगल या मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स विथ ब्लीडिंग लाइकिंग और नॉट इंटेक्टेड स्किन। इसमें लिखा हुआ है कि या तो उसने 1 से 2 जगह पर काट दिया है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल मतलब जो स्किन है उसके अंदर, ठीक है, अंदर तक, और ब्लीडिंग वहाँ पर हो रही है, और ब्लीडिंग होने के साथ साथ उसने अपना जीभ वगैरह भी लगा दिया, चाट भी दिया है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या है इसका ये ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड मैनेजमेंट सबसे पहले, उसके बाद में रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे उसको, डायरेक्ट वाला जो एंटीबॉडी होता है वो डालेंगे,
रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, उसके बाद में ARV लगाएंगे, ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन। सबसे पहले फर्स्ट एड मैनेजमेंट, उसके बाद में इम्यूनोग्लोबुलिन, उसके बाद में एंटी रेबीज वैक्सीन, ठीक है। तो ये यहाँ पर तीनों कैटेगरी के बारे में हमने बात कर ली है, किस किस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अब फर्स्ट एड के बारे में और जो इसके जो वैक्सीनेशन है उनका क्या शेड्यूल रहता है ARV का, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट कर लीजिए आप।